सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10। चैप्टर 10 के लिए ये मैंने कुछ टेबल्स रखी हैं, इस पे हम वापस आ जाएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर 10 एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बेटा, एक क्वेश्चन आता है हमारा ना 6 मार्क का, जिसमें आपको चार्ट दिया होता है या कोई डायग्राम दिया होता है, उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। वो मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। और डाटा लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है ही ना। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया है। फिर भी जिनको डाटा लर्न करने में दिक्कत होती है वो कुछ मत करो, एक पेपर पे लिख लो, टाइम स्टैम्प पूरी बना लो। हम जो यहाँ डाटाज बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट देख लो, या फिर आप कुछ भी जो इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट वाले हैं ना उनको आप अपने पास रख लो। और जैसे एग्रीकल्चर का डाटा फाइंड आउट करना है तो बिफोर इंडिपेंडेंस 1990 का और एक करंट डाटा, तीन डाटा 4 नंबर की फॉर्म में आप लर्न कर सकते हैं। जैसे कल मैंने 5 ईयर प्लान का बताया था, 332211 करके आप जैसे लर्न करना चाहें तो उस नंबर के फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। नहीं तो हर लेटर पे, हर नंबर पे जो अल्फ़ाबेट आता है, लेटर आता है अल्फ़ाबेट का, वो लिख के आप उसका कोई वो भी बना सकते हैं, एक्रोनिम, उससे भी ये याद हो जाएगा। ठीक है बेटे, आगे बढ़ें। आपका यहाँ पे इशू दिख ही नाम इशू रहा है तो इसलिए इशू बोला, ईशु कौशिक यही लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इनका कंपैरिजन। ठीक, तो सबसे पहले बेटे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दोनों तीनों की जो सिमिलैरिटीज़ हैं, वो सिमिलैरिटी अगर आप इसमें देखोगे बुक के अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। सिमिलैरिटी ये है कि 1980 तक तीनों में सेम ग्रोथ रेट था। ठीक, इंडिया और पाकिस्तान मिक्स्ड इकोनॉमी है, चाइना हमारी क्या है, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, राइट। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, रक्षा, फ्रीडम फॉर द कंज्यूमर। आज की डेट में आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है एज अ कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर राइट भी है, कंज्यूमर कोर्ट भी है आपके पास। आप कहीं पर भी जाकर बात कर सकते हैं, कि अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं कि आपने इतना पैसा खर्च किया है, आपको वो वापस मिलना चाहिए। अर्लियर इट वाज नॉट। आप लोग MTNL का एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इतना टाइम नहीं है वो सारे एग्जाम्पल देके मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँ उन सब चीज़ों को। जब हम डिटेल पढ़ाते हैं तो पूरा एग्जाम्पल डिस्कस किया जा सकता है। और डिटेल ही बेटा, ये वाला जो चैप्टर हमने कवर किया है पिछले 40 मिनट्स के अंदर या 45 मिनट्स के अंदर, और 1 आवर जितना भी टाइम हमको लगा है, वो ये चैप्टर अकेला हमारे जो ट्यूट्स हैं वो कम से कम 5 to 6 आवर्स के होते हैं। दैट मीन्स 5 to 6 आवर्स आप कह लो, 40 मिनट्स की 12 क्लासेस में ये एक अकेला चैप्टर खत्म होता है जब हम इसको प्रैक्टिकल मैनर में कवर करते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है फैजा चाइना, ये गलत है आपका आंसर, बिल्कुल सही नहीं है। स्टैटिज्म का मीनिंग यही है, जितना भी हमारा बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स है। और जो एक जो फॉर्म आपकी आती है ना, जैसे इसमें भी स्टैटिज्म लिखा गया है कि जो सिलेक्शन और प्रोसेस रहता है आपकी इकोनॉमी के लिए, वही है। यस, पेपर तो प्रथम कहीं ना कहीं लेंदी बनता ही है अगर उसको तरीके से हैंडल ना करो, लेकिन अगर तरीके से लिख रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है, सबसे पहले हम अगर एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले अगर मैं चाइना की इकोनॉमी आपके साथ डिस्कस करूं तो चाइना की इकोनॉमी में मैं अगर आपको बताने जाऊं तो सबसे पहली चीज़ क्या है चाइना की इकोनॉमी की, 1947 में इंडिया पाकिस्तान फ्री हुआ। जो हमारा चाइना था, हमारा मीनिंग जो चाइना है, उसने रिपब्लिक, एनीबडी नोज नेम फॉर दिस? यस अभिषेक, कौन किसको गलत बता रहा है यहाँ पे? ठीक है, आप यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करो। सबसे पहले नेम ऑफ द पार्टी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये है हमारी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कब एस्टैब्लिश किया गया? 1949 में, राइट। रिपब्लिक और चाइना नहीं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये एस्टैब्लिश किया गया 1949 में, राइट। उनका जो अपना कंट्री आगे प्रोग्रेस करना शुरू की वो इस तरह से की। 1958 में GLF लॉन्च किया। व्हाट इज GLF?
What is DLF? Vanchika Not 1948, 1949. What is DLF? What is DLF? Great leap नहीं है, Great Leap Forward. Absolutely right, Shruti. Okay. Yes, Great Leap Forward. Great Leap Forward लॉन्च किया गया 1958 में, जिसका मेजर जो एक थीम था वो क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करना, जिसके अंडर उन्होंने बैकयार्ड इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी। सेकंड मेजर एस्पेक्ट और सेकंड मेजर डिसीजन जो इसमें लिया गया वो कम्यून सिस्टम का लिया गया, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ भी इंडिया में जैसे कंसोलिडेट करने की बात करते थे, 26,000 टोटल कम्यून थे तब तक उन्होंने जो कलेक्ट किए थे, और एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में दे यूज टू कल्टिवेट देयर लैंड। सो कम्यून एस्टैब्लिश किए गए। अब इस लीप में, इस पॉलिसी में जो दिक्कत आई, जो प्रॉब्लम आई, वो दो थी बेसिकली। एक जो ड्राउट फेस करना पड़ा उनको, और उसमें उनके 30 मिलियन पीपल, एक बड़ा एपिडेमिक वहां पे देखने में मिला। फोर्थ, रशिया से जो इनको प्रॉब्लम हुआ था, कन्फ्लिक्ट विद रशिया, और तब इन्होंने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया था जो इनको कम्यून्स और बाकी सब सिस्टम को सेटअप करने में हेल्प करते थे। उसके बाद हमें देखने में मिलता है कि 1966 और 76 में एक न्यू पॉलिसी और आई, GPCR। एनीबडी नोज फुल नेम, फुल फॉर्म ऑफ दिस? कम्यून सिस्टम अकाउंटेंसी ऑन योर टिप्स। ओके, कम्यून सिस्टम, I told you what is it? कोलैबोरेटेड फॉर्म में जब आप एक पर्टिकुलर, जब लैंड सारी कंसोलिडेट कर देते हैं, when cultivation on the land is done in a collective manner. Okay? अरे भाई बहुत सारे यहाँ पे चाइना से बैठे हुए हैं, पहले आप ये पढ़ लो तो जरा इनको आंसर कर दो, कम्यून क्या है चाइना वालों। हाँ, आंसर करो जल्दी से यहाँ पे। अब मुझे जल्दी से बताओ GPCR क्या है? GPCR क्या है? ग्रेट, कुमुद का आंसर सही है, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। माओ हैज इंट्रोड्यूस्ड इट, और इसके अंदर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता था टू गो टू द कंट्री साइड। कंट्री साइड क्या होता है? विलेज एरिया में जाकर वहां पे वर्क एंड लर्न। इस स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस करने वाले थे माओ, और ये एक बहुत ही इफेक्टिव पॉलिसी बनी जो चाइना में देखी गई। उसके बाद लेट 70s में, यानी कि 1979-78 कह सकते हो, एग्जैक्ट ईयर जो माना जाता है वो 79 है। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? वन चाइल्ड पॉलिसी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस की है। आफ्टर दैट जो यहाँ पर रिफॉर्म्स आए हैं, चाइना के रिफॉर्म्स, इन विच ईयर? यस मीनाक्षी, राइट आंसर। चाइना रिफॉर्म, माओ ज़ेडोंग। यस ओम जी, राइट आंसर, माओ ज़ेडोंग। चाइना के रिफॉर्म्स बताओ कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किए गए? हमारे यहाँ 91 में देख रहे हो आप, उनके यहाँ 1978 में ही रिफॉर्म्स आ गए थे। ठीक है, क्या क्या है जल्दी से बताओ। सबसे बड़ी चीज थी चाइना के रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने की कि वो लोग कभी भी, जैसे इंडिया में तो ये प्रॉब्लम हुई थी ना कि इंडिया को अब सारे डेफिसिट चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया, IMF ने कह दिया चेंज करो, तो हमको अंडर कंपल्शन हमको फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन डिफरेंट लेकर आने पड़े थे। लेकिन यहाँ पर जो रिफॉर्म्स थे जो चाइना में इंट्रोड्यूस किए थे, वो दे डिड इट ऑन देयर ओन विश, बिकॉज वो अब तक की जो भी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और जो यूनियन पार्टी जो उनकी चलती थी, जो सिंगल एक पार्टी थी जिसके अंडर पूरे चाइना को रूल किया जा रहा था, सोशलिज्म ज्यादा फॉलो किया गया है वहां पर। अब चेंज आ रहा है, अब डाइवर्जन आ रहा है चाइना में, लेकिन पहले पूरा सोशलिज्म ही देखा जाएगा तो सोशलिस्ट कंट्री थी ये। ठीक है, तो उस समय पे यहाँ इन्होंने जो सेटअप किया वो इंडस्ट्रियल फेज में किया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है,
और फेजेस में काम किए। जैसे फर्स्ट फेज के अंदर स्मॉल एरिया पे इम्प्लीमेंट किया, सक्सेसफुल हुआ, फिर उसको थोड़ा एक्सपैंड किया, फिर उसको थोड़ा एक्सपैंड किया, फिर उसको थोड़ा एक्सपैंड किया। लेटर फेजेस में ये बहुत ज़बरदस्त लेवल पे प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर आए। और यहाँ पर जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो डुअल प्राइसिंग की थी। ये 1 मार्क में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। डुअल प्राइसिंग क्या है बेटा, कि जो भी डिफेंस सिस्टम था और जो भी हमारा वहाँ पर अगर आप ये बोलो कि फार्मर्स थे, उनके लिए डिफरेंट प्राइजेस थे। रेस्ट ऑफ द पीपल जो भी प्राइवेट सेक्टर हो या कुछ और भी अगर कुछ परचेज करता है तो उनके लिए प्राइस डिफरेंट थे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्सिडी किन्हीं लोगों को स्पेशली मिल रही है और डिफरेंट सेगमेंट और डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट सब्सिडी मिलती है। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो डुअल प्राइसिंग का नाम उन्होंने दिया, जहाँ फार्मर्स और डिफेंस स्टाफ को बेनिफिशियरी बनाया गया इस चीज़ का, और रेस्ट ऑफ द पीपल वुड बाय एट डिफरेंट प्राइजेस। इन्हीं के इसी रिफॉर्म्स के चलते SEZ इंट्रोड्यूस किया गया। SEZ दैट मीन्स जेड। बताओ क्या है ये SEZ? SEZ। सो थोड़ा सा टाइम बचा है बेटा, 10 चैप्टर अच्छे से कर लो। जो लोग भी आपस में बैठे हैं बातचीत करने के लिए वो यहाँ पर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। SEZ, यस अर्श सिद्धू, आपका राइट आंसर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कुमुद बिल्कुल सही आंसर। मीनाक्षी, यश, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की डेफिनेशन भी दे दो। आर्यमन डबास बिल्कुल सही। वंशिका बिल्कुल सही। क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और यहाँ पर आप क्या कहोगे कि एग्जैक्टली अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर मैं स्पेशलिटी पूछूं तो ये क्या थे? जैसे हमारे इंडिया में बैकवर्ड जोन कहलाए जाते थे, ठीक है। यहाँ पर 1990 राइट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टैब्लिश किए गए जहां पर इकोनॉमिक लॉज जो थे वो डिफरेंट रखे जाते थे। बिल्कुल सही। ऑफर्ड बेसिक इम्यूनिटीज टू इन्वेस्टर्स and different economic laws for the investors investing in special economic zones. That is why अगर आप यहाँ पर ये चीज़ देखोगे कि चाइना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसने डेवलप किया है, तो उसका बेसिक रीज़न यही है, जो रिफॉर्म्स हमसे 20 ईयर्स पहले ही उन्होंने लिए, दैट टू जस्ट बाय देयर ओन कॉन्शियंस। वो जो एक होता है ना अर्ली बर्ड सिग्नल वाला पार्ट था, वो चाइना में देखने में मिला। ठीक है, राइट आगे बढ़े। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बेटा ये तो चाइना का इंपॉर्टेंट हो गया। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 1947 में ही फ्रीडम उसको मिली थी और उसकी भी डेमोक्रेसी देखने में दिखती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी इंडिया में है, पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ साथ आप क्या कहोगे, स्ट्रॉन्ग मिलिट्रिज्म आपको देखने में मिलता है वहाँ पर, और सारा मिलिट्री के अंडर है जितना भी है उनका रेगुलेशन, राइट। 1950 और 60 यानी कि ये 10 सालों में आपने देखा पाकिस्तान में भी वही रेगुलेशन वाली पॉलिसी थी जो हमारे इंडिया में थी, बहुत ही रेगुलेट करके रखना, बहुत ही कंट्रोल करना हर एक एलिमेंट को। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ पर भी हुआ है। तो ऑलरेडी आप जानते हो कि उनको बहुत ज़बरदस्त लेवल पे फर्टाइल लैंड मिला था। देयर वर वेरी लेस पॉपुलेशन एंड एज कम्पेयर टू दैट फर्टाइल लैंड वॉज वेरी मच प्रोडक्टिव। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि 40% अगर फर्टाइल लैंड है उस पर 85% पॉपुलेशन को सर्वाइव करना था, तो एक बिगेस्ट चैलेंज था इंडिया के लिए। अब चाइना में अगर आप देखोगे तो 10% हार्डली आपका जो फर्टाइल लैंड दिखेगा, ऑल्दो लैंड एरिया इज क्वाइट बिग इनफ, जो फर्टाइल दिखेगा वो 10% दिखेगा, लेकिन उसमें से भी उन्होंने इतना अपने आप को स्ट्रांगली डेवलप किया है कि उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा आता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, आप सही आंसर कर रहे हो। जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर इंडस रिवर वगैरह का अभी आप यहाँ पर नहीं कुछ भी मेंशन करो, एंड उस डिबेट में मत जाओ इंडिया पाकिस्तान की। आपको इकोनॉमिक टर्म्स पे एक दूसरे को कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन्होंने एस्टैब्लिश करी 1970 में, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ तक इंडिया पाकिस्तान चाइना सब सेम चल रहे थे। 1988 में ना पाकिस्तान में भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आने शुरू हुए, यानी कि उन्होंने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देखने शुरू किए, डी नेशनलाइजेशन किया,
नेशनलाइजेशन ऑफ मेनी थिंग्स, यू नो, उनका जैसे हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलते हैं तो ऐसे ही उन्होंने डी नेशनलाइजेशन किया है, एनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर दिया है, बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर यू नो उन्होंने प्रमोट किया। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ हमें देखने में मिली, पाकिस्तान की इकोनॉमी ना रेमिटेंसेस पे चलती थी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी एमिग्रेंट से भी और पावरफुल कंट्रीज से भी। तो उन चीज़ों के चलते जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत एकदम से बूस्ट लिया था उसने। और अगर 80 के बाद देखेंगे, जहां पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी सिंगल डिजिट को मेंटेन करने के लिए कि 8 to 9% का जीडीपी ग्रो हो सके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो चाइना वॉज ऑब्जर्विंग डबल डिजिट ग्रोथ 10 पॉइंट समथिंग। तो चाइना अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था। ठीक है, तो पहले आपने चाइना को सेपरेटली थोड़ा सा रीड किया है, पाकिस्तान को थोड़ा सा रीड किया है। सिमिलैरिटीज़ जैसे कि मैंने बताई, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, राइट। फ्रीडम अगर मैं कहूँ तो 1947, यहाँ पर 1949, ये अगर मैं बात कर रही हूँ फ्रीडम की। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो बताओ इंडिया में रिफॉर्म्स कब आए हैं? 1991 में। ठीक है, पाकिस्तान में हमारे रिफॉर्म्स देखने में मिलते हैं 1988 में, चाइना में 1978 में ही आ गए थे। ओके, उसके बाद सिमिलर ग्रोथ 1980 तक रही है। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ भी है, और यहाँ पे सोशलिज्म है और सोशलिस्ट इकोनॉमी आप कह सकते हो। साथ ही साथ ये बहुत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया में देखने में मिलती है। यहाँ पर मिलिट्रिज्म आपको देखने में मिलता है, पाकिस्तान में रूल ऑफ मिलिट्री है, और सिंगल पार्टी रूल है चाइना में। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, 5 ईयर प्लान्स पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, और पाकिस्तान में उनको मिड टर्म प्लान्स के तौर पे कहा जाता है, राइट। यस, व्हाट इज इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो एक इम्पैक्ट है जिससे स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन चेंज होता है, उसके पूरे डाटा को स्टडी करना है। इन्फ्लक्स ऑफ, ये देखो क्या मीनिंग आपने निकाला है यहाँ पर। हाँ, सो अगर मैं इनकी ग्रोथ रेट को चेक करूं तो इंडिया का देखने में मिलेगा हमको एग्रीकल्चर, अभी भी मेजॉरिटी हमारा पॉपुलेशन जो है वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बुरी तरह से लैक कर रहा है हमारी इंडिया के अंदर। लेस देन 22% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है हमारी इंडिया की। ठीक है, अगर हम 6 पीपल से मिलते हैं तो ये आपको एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट पेज में देखने में मिलता है कि आउट ऑफ 6 पर्सन आई थिंक 1 इज फ्रॉम चाइना एंड 5 इज फ्रॉम इंडिया। ऐसा एक डाटा आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा, उसको क्रॉस चेक करना आप। ठीक है, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है हमारे इंडिया के अंदर। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते, रेमिटेंसेस पे डिपेंड होने के चलते, उन रेमिटेंसेस का रॉन्ग यूसेज, दैट मीन्स नॉट ऑन द प्रोडक्टिविटी, नॉट ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द their destitute people or the quality of life of the people. Apart from that, they started investing in other areas or unproductive activities. Over dependence leads fall in Pakistan. एक अच्छी ग्रोथ अचीव करने के बाद जो पाकिस्तान का फॉल बैक था वो ये मेजर 3 रीजंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। चाइना के लिए अगर आप कहोगे तो एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी बहुत अच्छे लेवल से देखने में मिलती है, जिसमें नो डाउट हम बैकयार्ड इंडस्ट्रीज का, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का, वन चाइल्ड पॉलिसी का को क्रेडिट देने से पीछे नहीं रह सकते। सेकेंड थिंग जो आप कहोगे, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा ऐड करी हैं चाइना ने अपने यहाँ पर। थर्ड थिंग, बेटा 1 मिनट, मेरा अभी कमेंट पे किसी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, अभी आप ध्यान से ये सुन लो। स्मॉलर लेवल टू मैसिव स्केल पे जो इनकी सबसे बड़ी सक्सेस थी वो ये थी, जो प्लान्स को वो इंट्रोड्यूस करते थे स्मॉल लेवल से और उसको एक्सपैंड कर देते थे लार्जर लेवल पे, वो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, फिर इसमें कुछ नाम आए हैं, जैसे कि सार्क नाम आया है, EU का नाम आया है। जरा मुझे फटाफट से बता दो ये क्या है, फुल फॉर्म ऑफ सार्क। सैनिटेशन फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज तो पता ही होंगी बेटा आपको। फुल डेफिनेशन बेटा जिसको क्लियर है वो यहाँ पे डाल सकता है। लाइक ड्रेनेज सिस्टम,
एंड जो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है जहाँ पर पानी का जो वाटर का जो एक ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी के बेसिस पर होता है कि कितना आपका जो वाटर जो क्लैरिटी है, हाइजीन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन सबको के बारे में बताना कि एक स्टेटस क्या चल रहा है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, सार्क फुल फॉर्म ऑफ सार्क, SAARC, साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन, फोक मीडिया, राशि अग्रवाल, हेलो। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही। हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ सार्क? हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ सार्क? हाउ मेनी कंट्रीज? आंसर कैसे प्रेजेंट करना है फैजा? बस ये चैप्टर ओवर होने वाला है, इसके बाद छोटा सा टेस्ट है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। 8 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ सार्क। ओके, EU इज यूरोपियन यूनियन। कितनी कंट्रीज हिस्सा हैं यूरोपियन यूनियन का? 7 और 10 रॉन्ग आंसर है, 8 था सार्क का जो पार्ट था। यस, फोक मीडिया आपका आंसर सही है, यश आपका आंसर सही है, अरुण आपका आंसर सही है। अब जल्दी से मुझे बता दो, एशियन यूरोपियन यूनियन जो है, इनमें कितनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो यूरोपियन कम्युनिटी पे बेस्ड हैं, कितनी यूरोपियन स्टेट्स का हिस्सा है वो? I mean, कितना कॉम्बिनेशन है उनका? ओके, फोक नाम भी बता रहे हैं सार्क का, इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाक, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, हम EU पे आ चुके हैं। यूरोपियन मीनाक्षी, यस सही आंसर। EU का आंसर करो मुझे, कितनी कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में? कंट्रीज नहीं, सॉरी, स्टेट्स ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज। हेलो हेलो राशि अग्रवाल। ठीक है, 25 हैं बेटा, 20 नहीं है, 25 हैं। EU बेटे, ये ना इंडिया, पाकिस्तान और चाइना चैप्टर 10 में जो आप पूछ रहे हो तनु, ये नेम दिए गए हैं, इनमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। सो यू शुड हैव दैट इन्फॉर्मेशन। NCERT बुक के पीछे भी ग्लॉसरी दी रहती है आपको, उसमें से भी आप मीनिंग निकाल सकते हो। नहीं बेटा, EU में 25 इंडिपेंडेंट स्टेट्स आती हैं, 27 इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं हैं। अकाउंटेंसी ऑन योर टिप्स रॉन्ग। यस वंशिका, अरुण, मीनाक्षी, एब्सोल्युटली राइट आंसर। आदित्य चावला, एकदम सही आंसर। जल्दी से बता दो, एशियन, ASEAN का फुल फॉर्म? ASEAN, एशियन, एशियन का फुल फॉर्म? एशियन का फुल फॉर्म? EU इज यूरोपियन यूनियन। वंशिका, नो चीनू, पॉलिटिक्स इज नॉट माई सब्जेक्ट्स। मेरे 2 ही सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। EU यूरोपियन यूनियन है बेटा, इसमें समझने की बात ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन 25 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बेस्ड ऑन यूरोपियन कमेटी, दैट्स इट। ठीक है, हाँ जी। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये है एजियन, यानी कि ASEAN का फुल फॉर्म। इसमें 5 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक है, ये सिर्फ इतना याद रखना। G8 क्या है? G8 क्या है? ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? G8 इज ग्रुप ऑफ 8 से ही आपको पता चल रहा है, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। ऐसा ही एक नया ग्रुप है G20, लेकिन उसमें नाम पे मत जाना, ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज है वो, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज नहीं है। ठीक है, तो ये नाम शुरू में आपको वहां पर दिया हुआ है, इसको जरूर आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना कि इसमें कहीं आप कुछ जानने से रह ना जाओ। राइट बेटा, अब आ जाता है एक ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पर रह गया है आपका। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? कंपोजिट स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑल, विच एक्चुअली यूज्ड एज एन इंडेक्स which is used to rank the country in 4-tier system. So that is human development index. अब इसमें ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे रखी है आपको, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑन एन एवरेज किसी भी कंट्री में यूजुअली जो एज है किसी पर्सन की वो कितनी है लॉन्ग, अगर हम देखा जाए कितना पर्सन सर्वाइव करता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी हायर होगी उतना बेटर होगा। अगर एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करूंगी, जितना हायर होगा उतना बेटर होगा।
अगर हम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू क्लीन वाटर देखेंगे, हायर बेटर होगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, जैसे कि ये देखो मैंने ऊपर यहाँ पर आपको चार्ट दे रखा है, एनसीईआरटी से ही है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 6 नंबर में कोई चार्ट देकर, ठीक है। अब उस चार्ट को देखकर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होता है। पहली बात, वो एक्सप्लेनेशन पॉइंट में होनी चाहिए। दूसरी बात, उस एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको इम्प्लीकेशन भी जरूर बतानी है, ठीक है। अभी ये क्या डिस्कस होना शुरू हो गया है, अच्छा ठीक है। एवरेज एज ऑफ पर्सन, यस अवध 150 ईयर्स, यश कहाँ पर है, हाँ अनिशा बिल्कुल सही। हाउ मेनी ईयर्स अ पर्सन एक्सपेक्ट्स टू लिव, बिल्कुल सही। बेटा देखो होता क्या है, ये जो हमारी रिविजनरी क्लासेस होती है इसको हम जितना शॉर्ट में डिस्कस करके आपको इंपॉर्टेंट एरियाज को बताने का प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हम इंडियन इकोनॉमी डिटेल में समझाने में आए, आप इतनी देर सुन नहीं पाओगे। सामने वाला पर्सन तो एक्सप्लेन कर लेगा 3 से 4 घंटे। तो हम यहाँ पर ज़्यादा हमारा जो एक स्ट्रैटेजी रहता है वो ये रहता है कि आप लोगों को एक ओवरव्यू देकर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाए और आपके डाउट्स को ले लिया जाए, और साथ ही साथ आपकी जो प्रैक्टिस है उसको दिखा दिया जाए यहाँ पे कि आपकी प्रैक्टिस कितनी सही है। यस राजवीर, करना तो पड़ेगा, ठीक है। ओके सो ये जो नहीं, ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। इसका सिर्फ आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना है कि कहाँ पर क्या चीज बेटर है, ओके सिर्फ ये ध्यान रखना है और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई चार्ट आ जाए तो उसको पढ़कर वो इंडिकेट क्या कर रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू दे रखी है यहाँ, वैल्यू जितनी हाई होगी वो कंट्री उतनी ही ज्यादा बेटर होगी। यानी कि ये सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, ये सारे जो टर्म्स हम देख रहे हैं यहाँ पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स की, वो सारा ह्यूमन HDI निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। कौन फाइंड आउट करता है, NSSO फाइंड आउट करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर आप देख रहे हो इंडिया का जो वैल्यू है वो 0.6 है, चाइना का 0.7, पाकिस्तान का 0.5। तो इन सब में से सबसे बेटर कौन है, चाइना। इसी वैल्यू के बेस पर रैंक दिया जाता है किसी भी कंट्री को। सो जो चाइना का रैंक है पूरे वर्ल्ड में वो 86 है। रैंक के मामले में जितना लोअर उतना बेटर। जैसे नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने रैंक दे रखी है HDI की और आपको बताना है विच कंट्री इज गिविंग प्रॉमिसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और प्रॉमिसिंग ह्यूमन लाइफ ओवर देयर, स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, तो वो आप यहाँ की वैल्यू देख के बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे चाइना बेस्ट है, फिर इंडिया आता है, फिर 3rd नंबर पे पाकिस्तान आता है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पर 1000 बच्चा कितना सरवाइव कर रहा है, सो 68.8, 76.4, 66.6। अगेन पाकिस्तान यहाँ लैग कर रहा है, ये भी जितना हाई होगा उतना बेटर होगा। अब ये छोटे बच्चों का स्कूलिंग है, 15 तक की एज में कितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। जैसे GDP जिसका ज़्यादा होगा वो बेटर होगा, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, 1 साल तक के बच्चे जो पर 1000 में कितने जिंदा रहते हैं, कितने मर जाते हैं पर 1000 पे, तो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा हाई पाकिस्तान में है, तो यहाँ भी लीस्ट हुआ पाकिस्तान। मेटर्नल मोर्टालिटी रेट होता है पर 1 लाख बर्थ पे जो मदर्स हैं वो कितना सरवाइव कर पाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये करंट डाटा है 2016-17 का, इसके बेसिस पर यहाँ पर दिखा रखा है आपका पाकिस्तान में। अदरवाइज इंडिया बिल्कुल नियर है। अगर 11-12 के रिकॉर्ड के हिसाब से जाते तो इंडिया में मोर्टालिटी रेट ज़्यादा दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव्ड सैनिटेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे इंडिया से आगे पाकिस्तान है सैनिटेशन में इम्प्रूव्ड। एंड देन अगर मैं सस्टेनेबल एक्सेस की बात करूं इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स के लिए, यहाँ अब 2016-17 में आ गया है इंडिया का नाम। पहले जो था वाटर सोर्स का, जो 11-12 के हिसाब से चल रहा था, जो आप पहले पढ़ रहे थे, वो आपका पाकिस्तान इंडिया से आगे दिख रहा था, क्योंकि सैनिटेशन में, क्लीन वाटर में, इन सब में बेटर एक्सेस पाकिस्तान का था रादर देन इंडिया। इन सब चीज़ों से इंडिया पीछे रह रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ अंडर नॉरिश चिल्ड्रन जो हैं वो आपको कहाँ दिखेंगे सबसे ज़्यादा, और चाइना देखो यहाँ पर बेटा कितना एडवांस है, ठीक है। इस तरीके से आप चार्ट को स्टडी करके, उनकी इम्प्लीकेशन को स्टडी करके आप आंसर करते हो
और यहाँ पर मीनाक्षी क्या नहीं समझ आया बेटे? स्क्यूड का मीनिंग होता है फैजा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन, जो आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखता है। ठीक है, अब जैसे ऐसा चार्ट आ जाए मान लो आप लोगों को, ठीक, उसको कैसे आंसर करोगे? यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स दिखा रखा है अगेन 2015-17 के हिसाब से, यहाँ जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन दिखा रखा है कि जैसे देखो एग्रीकल्चर में इंडिया का 42.7% पॉपुलेशन करंट डाटा के हिसाब से एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और वो 42.7% लोग जो काम करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन अगर 100 रुपए जीडीपी आता है हमारा, उसमें से 17 रुपीज हमें कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रहा है। इसको पढ़ने का ये स्टाइल होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है ग्राफ या डायग्राम बेस्ड, उसको पढ़ना समझना आपको आना चाहिए, और उसको बेटर आंसर बनाने के लिए कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ईयर में जो चेंज हुआ होगा, रिफॉर्म आए होंगे या कोई स्पेशल एक्शन लिया गया होगा, उसका रेफरेंस देते हुए आप उसके पीछे का कॉज बता सकते हो। इस तरह से आप 6 on 6 मार्क पूरा स्कोर कर सकते हो बेटा। ठीक है आदित्य, ये जो करंट से करंट डाटा जो एनसीईआरटी की बुक में है, ये एनसीईआरटी की बुक वाला डाटा है। ठीक है, वही आपके सामने दिया गया है, राइट। अब यहां देखोगे आप, चाइना का देखो 17.5% वर्कफोर्स है सिर्फ इन्वॉल्व, तो भी वो 17.59% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। गॉट इट? सो इस तरीके से आप इसमें पढ़ते हो। यहाँ की अगर स्टडी हम करें तो इंडिया को सबसे ज्यादा अगर मिल रहा है सर्विस सेक्टर से मिल रहा है, और अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना को सबसे ज्यादा अगर मिल रहा है तो वो कहाँ से मिल रहा है? सर्विस सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्री से भी मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया चाइना में लैंड ही कम है, कौन से वाला? कल्टिवेटेड और फर्टाइल लैंड, इसलिए वहां पे एग्रीकल्चर फिर भी वो 9% अरेंज कर पा रहे हैं अपने जीडीपी का। और यहाँ आप देखो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर। अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान अल्टीमेटली तो दोनों एक ही कंट्री थी ना पहले, दे वर सर्विंग द प्रायोरिटीज ऑफ अदर नेशन। हम बहुत बड़ा लेसन यहाँ से ले सकते हैं, आप अगर अपने आप को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे आप ऑप्शन बन जाओगे, राइट। सो अपनी लाइफ आपकी डिले हो जाएगी, राइट। और वही हमारे इंडिया के साथ हुआ, पाकिस्तान में भी वही देखने में मिल रहा है। हमारा सबसे पहले सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ की सर्विसेज को कंज्यूम कोई और कर रहा है, अपने फेवर के लिए कर रहा है, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कोई और कर रहा है, उसके प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं पूरी दुनिया में। आज भी हम वही कर रहे हैं, राइट। सो वो हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है जो हमें यहाँ पे देखने में मिलता है। अगर कंपैरिजन करें तो चाइना ने सबसे बेटर और सबसे अच्छे तरीके से इंप्रूव किया है। जब 1980 तक ये तीनों का सेम लेवल था, ऐसा अचानक से क्या हुआ कि चाइना ने बेस्ट परफॉर्म करना शुरू कर दिया और हम इंडिया पीछे रह गए, राइट। ये एक और डेमोग्राफिक इंडिकेटर है बेटा। डेंसिटी आप जानते हो कि जितना लैंड पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो चाइना की पॉपुलेशन तो आप ज्यादा जानते हो है, लेकिन वो पॉपुलेशन उनके हिसाब से उन्हें ज्यादा फील नहीं होती। उनका 146 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में है, हमारा देखना जरा कितना ज्यादा है, पाकिस्तान हमसे पीछे। तो यहाँ पर ये जो डेंसिटी है वो गड़बड़ हो रही है। अगर हम ये सेक्स रेशो या जेंडर रेशो की बात करें तो यहाँ पर सबके सब तीनों कंट्रीज में कम देखने में मिलता है। दैट मीन्स तीनों कंट्रीज में सन प्रेफरेंस ज्यादा है। गर्ल्स का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू बॉयज, राइट। ऐसे ही फर्टिलिटी रेट अगर आप ज्यादा देखो, चाइना में फर्टिलिटी रेट कम है। 11th में चैप्टर पढ़ा होगा आपने, डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव टू स्टॉप द पॉपुलेशन। तो डेवलपमेंट इतनी ज्यादा है चाइना में कि 1 चाइल्ड नॉर्म वैसे ही था, तो सबका जो एक फर्टिलिटी रेट है वो कम देखने में मिलता है। इंडिया में भी कम है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट हाई है। ऐसे ही अर्बनाइजेशन अगर आप देखो, पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो चाइना में है लेकिन पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा है। रूरल डेवलपमेंट में आप पढ़ोगे कि 60 इयर्स इंडिपेंडेंस के बाद भी, 70 इयर्स के बाद भी हमारे यहाँ से विलेज और सिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं खत्म में हो रहा है ना। अभी भी हमारी रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो ये आपको यहाँ पे देखने में मिलता है। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन यहाँ पे एस्टिमेटेड है। तो इस तरीके से जब आप इसको पढ़ते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपको यहाँ पे दिखेगी पाकिस्तान की ज्यादा है, लेकिन स्टिल उनकी डेंसिटी हमसे कम है, तो वो ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। इस तरीके से आप चार्ट को पढ़ सकते हो।
तीन तरह के इंडिकेटर होते हैं बेटा। एक तो इनकम इंडिकेटर है जो कि पर कैपिटा इनकम हो गया और आपका नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, जिससे आप जानते हो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। दूसरा इंडिकेटर होता है हेल्थ इंडिकेटर, जो आपको समझाता है किसी भी कंट्री के हेल्थ के बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, तो वहाँ ये जो सैनिटेशन और एक्सेस टू वाटर, क्लीन वाटर एंड ऑल, इन सब की फैसिलिटीज आपको देखने में मिलती हैं। और उसके बाद आपका आता है लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी इंडिकेटर होता है कि आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कंट्री के लोगों को कितना राइट है डेमोक्रेसी और जुडिशरी और लॉ का, और वो उसमें कितना सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 10 जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। अब आप मुझे बता दो जल्दी से कोई डाउट है तो। कॉलोनियलिज्म जो होता है एक्सप्लॉयटेशन होता है बेटा। कॉलोनी बोलते थे ना, जो भी हमको रूल करता था, हम पे आके रूल करता था, जैसे ब्रिटेन जो था उसकी कॉलोनी थे हम। तो एक पर्सन के लिए अगर स्लेव होता है तो कॉलोनी जो हो जाता है वो क्या है, उसके एक जो लीडर, एक जो किंग के अंडर जो रूल आ रहा है, यानी वो कंट्री उसको बिलोंग कर रही है, दैट इज कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन। सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे और इकोनॉमिक्स लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे। कम्यून सिस्टम 6 मार्क में नहीं आ सकता मीनाक्षी। कम्यून सिस्टम का 6 मार्क का पॉइंट ही नहीं है, 1 मार्क में आएगा ये। आपको पता है कि ये कम्यून सिस्टम किस चीज के अंडर डाला गया था, चाइना की कौन सी पॉलिसी का हिस्सा था, सिर्फ वो डालो, कम्यून सिस्टम की डेफिनेशन दो। 26,000 कम्यून हुए थे। पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि वहां पर जो रशिया वाला कन्फ्लिक्ट हुआ था और ड्राउट हुए थे, उसका आप आंसर दे दोगे। फेरा एक्ट इज गिवन वेयर इन एनसीईआरटी बुक। ये बेटा हमारा 1950 to 1940 वाला, यानी कि सेकेंड चैप्टर में है आपके। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, सिर्फ इतना याद करना है कि पहले फॉरेन करेंसी को हमने रेगुलेट किया था, वही इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पे हमने फोकस नहीं किया था। अवध एसओई नहीं है बेटा, एसईओ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एसओई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पूछ रहे हो आप, कौन से पूछ रहे हो, या फुल फॉर्म दो यहाँ। रितिका सेमी फ्यूडल इकोनॉमी जो होती है वो होती है जिसके अंदर जो जमींदारी सिस्टम पे बेस्ड होती है। ठीक है, टेनेंट होते हैं, जमींदार होते हैं, दैट मीन्स लैंडलॉर्ड, और वसल बोला जाता है उनको, एंड दे चार्ज रेंट फ्रॉम देम। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो भी हैं स्टूडेंट्स वो जाए ना, एक छोटा सा टेस्ट है 15 मार्क्स का, वो दे के जाना, 1 मार्क का। स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि आप पहले अपने आप को आंसर करोगे। यश क्या क्वेश्चन है बेटा? साउंड ट्रेड मीन्स ट्रेड रिलेशंस वर गुड। ठीक है, इंडिया का नॉर्म कुछ भी नहीं है बेटा, 1 चाइल्ड नॉर्म जैसा कोई फॉर्म नहीं आया रक्षा राज, क्योंकि इंडिया हमारी डाइवर्सिफाइड स्टेट है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जहाँ पर आप फोर्सफुली 1 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी को इम्प्लीकेट नहीं कर सकते हैं। यस यश, ओके। अच्छा, एसओई, अवध स्टेट और ओन्ड एंटरप्राइजेस। यस, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इनके बीच का जो कंपटीशन था वो प्रॉपर रखा हुआ था चाइना ने। जैसे इंडिया ने तो सारा स्टेट ओन्ड ही कर दिया था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, अब उसी को ही वो प्रोटेक्ट करते चले जा रहे थे, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। उसने प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया और उसको compete किया कि कौन बेटर कर सकता है और कैसे कर सकता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन रक्षराज हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप देख लो। अनिशा, जीपीसीआर भी हम कर चुके हैं, ग्रेट प्रोलेटरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, माओ ने जो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जाते थे, वर्क एंड लर्न करते थे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, अकाउंटेंसी, फेमा, यानी कि अब जो आप उसमें पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि अब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। ठीक है, मैक्रो का बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है यश, कल हमने खत्म कर लेना है इंडियन इकोनॉमी, फिर मैक्रो पे ही आ रहे हैं हम। आउटसोर्सिंग बता दिया रितिका मैंने, आप शायद लेट ज्वाइन किए हो हमारे साथ। आउटसोर्सिंग मैंने पूरा बता दिया है, आप रिवाइंड करके देख सकते हो। राइट, यूएनडीपी की फुल फॉर्म, इसका मीनिंग क्या है? यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हैं, एक बार क्रॉस चेक करो उसके अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मुझे बताओ। हाउ डू माइक्रो रिवीजन, हाँ मैक्रो रिवीजन भी बेटा पूरी गाइड करेंगे, चैप्टर वाइज उठाएंगे और उसके साथ 1 मार्क, 4 मार्क, 3 मार्क, 6 मार्क के क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करवाएंगे। जहाँ न्यूमेरिकल्स आएंगे वो न्यूमेरिकल्स भी कराने वाले हैं।
अरेबियन नाइट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए किस किस तरह के आते हैं और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब आई होप यहाँ पर कोई डाउट मुझे दिख नहीं रहा है। लेट्स स्टार्ट टेस्ट। टेस्ट का जो प्रोसेस है बेटा वो आपको समझ आ गया है कि आपने करना कैसे है। आप अपने पास आंसर लिख लोगे, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगी। ठीक हुआ तो 1 नंबर देना, नहीं तो 0। फिर लास्ट में मुझे टोटल में से बताना आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, आर यू गाइज रेडी? रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुप फॉर्म्ड। कुमुद, रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुप फॉर्म का जो मेजर टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड टू ब्रिंग द इक्वालिटी, जो हमारा प्लान का मोटिव था, ग्रोथ, इक्वालिटी एंड अदर थिंग्स, यू नो, जो 5 हमने कल मोटिव किए थे उनको प्रमोट करने के लिए। कैन वी ओनली डू अबाउट पाक, चाइना एंड दीज टेबल्स एंड नॉट लर्न द फिगर्स? हाँ, फिगर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ कुछ की कर लेना, जैसे कि एग्रीकल्चर का क्या था, और आप ये टर्म्स कर सकते हो याद कि इंडिकेटर किसका बेटर है, कौन बेटर लाइफस्टाइल दे रहा है। कंट्रोलिंग मोनोपोलीज, रितिका, जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो जो हमारे इंडिया में 1940 टू 90 तक, जो जैसे आईपीआर 1956 एक्ट के अंदर इंडस्ट्री को कंट्रोल करने का राइट मिल गया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक्ट के चलते आप इंपोर्ट पे कंट्रोल कर लेते थे, टैरिफ एंड कोटा, वो है कंट्रोलिंग मोनोपोलीज। तभी तो एमआरटीपी एक्ट था वो, जो मोनोपोलीज एंड रेगुलेशन ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड ऑल। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे। करेंट टेस्ट स्टार्ट। व्हेन वाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? यहाँ आंसर नहीं करोगे, अपने पास आंसर करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, फिर अपने आप को टिक मार्क करके मार्क्स देना। तो हरजीत ने यहाँ आंसर लिख दिया है। एमआरटीपी हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं आरती, आप रिवाइंड कर लो। अब टेस्ट स्टार्ट हो गया बेटा, सबसे पहले टेस्ट दे दो, उसके बाद फिर डाउट्स ले लूंगी। व्हेन वाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? यस, अगर 1991 लिखा है तो आप अपने आप को 1 नंबर दे दो, अदरवाइज आगे बढ़ो। विच एक्ट हैज बीन एनेक्टेड इन प्लेस ऑफ एमआरटीपी एक्ट? ऑप्शन ए कंपटीशन, मोनोपोली, लाइसेंसिंग, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट। ठीक, ओके यश, पहले आप क्वेश्चन आंसर करो। तो जिसने आंसर किया है ए, उसका आंसर, क्योंकि सब मोनोपोलीज हटा के कॉम्पिटिशन्स करवा दिए ना, फ्री इनविजिबल हैंड्स, तो जिसका आंसर ए है उसका 1 मार्क है, अदरवाइज आपका मार्क आएगा 0। रेट ऑफ विच टैक्स वॉज रिड्यूस्ड एज पर द टैक्स रिफॉर्म्स? जो टैक्स रिफॉर्म्स हुए थे, जो मैंने फिस्कल रिफॉर्म्स की बात करी आपसे लिबरलाइजेशन में, उस दौरान सबसे जो किस टैक्स को सबसे ज्यादा कम किया गया था? ठीक है युविका, अभी आंसर करते हैं, पहले आप टेस्ट पेपर कर लो। आरती, तो यहां अगर किसी बच्चे ने आंसर दिया है बी, वो राइट आंसर है, 1 मार्क दे दो अपने आप को, अदरवाइज 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन आउटसोर्सिंग। ठीक है, डिस्कस किया है हमने, तो 1 मार्क में हायरिंग बिजनेस सर्विसेज from the outside world or from other economy or from other unit, that is known as outsourcing। एग्जाम्पल जरूर देना, बीपीओ एंड ऑल। तो जिस बच्चे ने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल दिया है वो 1 मार्क देगा, जिसने नहीं दिया वो 0.5 देगा, और जिसका पूरा ही आंसर नहीं आता वो 0 देगा। राइट, सो जो भी डेफिनेशन, देखो 1 नंबर तब मिलता है जब आप पूरा डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जरूर देते हो, तब आपको 1 नंबर में ये जो राइटिंग वाला पार्ट है उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ऑनेस्टी के साथ अपने आप को जज करना। नेक्स्ट है गिव फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 5, फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो आप में से जिसने आंसर किया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसको 1 नंबर, और साथ में आप ईयर भी मेंशन कर सकते हो इसका, अदरवाइज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे भी मिल जाएंगे आपको फुल 1 मार्क। पाकिस्तान 5-year plans आर ऑल्सो कॉल्ड ए लॉन्ग टर्म, बी शॉर्ट टर्म, सी एनुअल प्लान, डी मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो जिसका आंसर डी है 1 मार्क देना, अदरवाइज 0। GLF, Great Leap Forward, was introduced in India, China, Pakistan or in all the above countries? जिसका आंसर बी है 1 मार्क,
और जिसका आंसर कुछ और है 0। 8 डिफाइन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये बेटा जिस मैं नाम नहीं समझ पा रही हूँ जिन्होंने लिखा है डिटेल वीडियो बनाओ, बेटा ये टाइम नहीं है डिटेल वीडियो का। बिलीव मी, अगर मैं यहाँ डिटेल में समझाने बैठूंगी ना, आप में से सिर्फ 5-6 बच्चे रुकोगे यहाँ पे, ठीक है। आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगी। So special economic zones are special economic zones where economic laws are different and ये कौन से प्रोसेस का था इनका, जो चाइना का बैकयार्ड इंडस्ट्रीज के चलते था, वो आप डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे तो 1 मार्क दे दो। क्वेश्चन नंबर 9, वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन द ईयर 1971, 75, 79, 83। सो जिसका आंसर 1979 है वो 1 नंबर देगा अपने आप को, क्योंकि लेट 70s आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा। तो लेट 70s और लॉन्च जब ये हुआ था 79 में हुआ था। अब वन चाइल्ड नॉर्म बंद हो चुका है। अगर क्वेश्चन आ जाए कभी आपको तो उन फैमिलीज के लिए बंद हुआ है, उनको लिबरल किया गया है, उनको लिबर्टी दी गई है जो मतलब मदर फादर भी सिंगल चाइल्ड हैं, ठीक है। दे कैन हैव मोर देन 1 चाइल्ड, क्योंकि डिपेंडेंसी रेशो बढ़ गई है चाइना के अंडर। दैट मीन्स 0 to 14 एंड आफ्टर रिटायरमेंट एज 58 और 59 के बाद वाले, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा चाइना में हाई है, तो 1 मार्क दे देना। क्वेश्चन नंबर 10, डैश रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय माओ ज़ेडोंग इन 1966। कौन सा रेवोल्यूशन जी, ठीक है। सो ग्रेट प्रोलेटरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसका आंसर है वो 1 नंबर देगा, अदरवाइज 0। EU इज अ यूनियन ऑफ डैश इंडिपेंडेंट स्टेट्स बेस्ड ऑन यूरोपियन कम्युनिटीज। कितनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं अभी हमने आपको बताया था, उसका आंसर लिख दो यहाँ पे 25। तो जिसका आंसर 25 है 1 मार्क, अदरवाइज 0। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ इनकम इंडिकेटर्स। अगर हम इनकम इंडिकेटर्स की बात करें, डैश हैज बीन डूइंग बेटर देन इंडिया एंड डैश। कौन सी कंट्री इन 2 कंट्री से बेटर परफॉर्म कर रही है? तो 12 का फर्स्ट फिलअप आएगा चाइना और लास्ट फिलअप होगा पाकिस्तान, ठीक है। तो जिनके दोनों आंसर सही हैं, इधर चाइना और इधर पाकिस्तान, सो वो 1 नंबर देगा। जिनका एक फिलअप सही है वो हाफ, otherwise 0. Term of health indicators, dash has been doing well, dash is ahead of India on indicators like education, sanitation and access to water. तो access to water, sanitation, education, क्योंकि 2011-12 के डाटा के हिसाब से access to water भी पाकिस्तान की ज़्यादा बेटर चल रही थी, sanitation भी उनका ज़्यादा बेटर चल रहा था, एजुकेशन भी उनका ज़्यादा बेटर चल रहा था, पॉपुलेशन जो है वो कम है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो चाइना हैज़ बीन डूइंग वेल एंड पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछा ना जाए, क्योंकि हमारा जो एक्सेस टू वाटर है, अभी ये लास्ट ईयर में ही आपने देखा है पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ हो गया था, तो अब इंडिया का उसके कंपैरेटिवली बेटर है। वैसे जो हम करंट डाटा के हिसाब से पढ़ते हैं वहाँ आप, यानी कि जो रीसेंट डाटा बुक्स में काफ़ी बच्चों को अवेलेबल है, वहाँ पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन दैट वे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, डैश रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। लिबरलाइजेशन इज राइट आंसर, 1 मार्क दे दो। क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सेस पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज सोल्ड इनटू द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड। ये मैंने लास्ट 2 चैप्टर्स में से दिया है आपको, सो दैट थोड़ा सा रिवीजन उसमें से भी बनता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सेस पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज सोल्ड इनटू द मार्केट बाय द फार्मर्स। आंसर इज
मार्केटेड और मार्केटेबल, मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस दोनों सही होंगे इसमें आंसर। तो अब जल्दी से मुझे बता दो 15 में से 15 किस बच्चे के हैं और टोटल मार्क्स आप में से किस जने के आए। यस कुमुद, मार्केटेड सरप्लस। मार्क्स 14 on 15 यश, वेरी गुड। किस में गड़बड़ करी? हाँ जी अनीशा, वेरी गुड यश। ऑनेस्ट मार्क्स है ना? बस एक ही बच्चे ने टोटल किया है, यश के ही मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा, श्रीवत्स 12, कुमुद 14, गुड। नेहा 13.5, आरती वेरी गुड 15 on 15, रितिका 14.5, यश 14, रक्षा 10, श्रुति 13। तो जो लोग भी 13 तक भी ला रहे हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है उन लोगों की, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस। अनीशा 14, यश अच्छा 3 वाले में, कोई बात नहीं। जो यहाँ पे मैंने जैसे कल कहा था, सहज 12, ओके। हाँ, अरेबियन ट्रेड सरप्लस भी हो सकता है, अगर आपने ट्रेड सरप्लस लिखा है। नहीं, सॉरी, ट्रेड सरप्लस नहीं हो सकता। ट्रेड सरप्लस आपका एक्सपोर्ट सरप्लस होता है, मार्केटेड सरप्लस नहीं होता, तो गलत है अरेबियन आपका, ठीक है। और कोई बात नहीं श्रीवात्स, यहाँ पर जितना गलत हो जाए, महिमा गुड 12, यहाँ पे जो गलत हो जाए ठीक है, वो गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक्स का मतलब ही यही है कि आप लोगों ने ट्राई किया और आप उसमें इम्प्रूव कर रहे हैं। हम लोग की कोशिश यही रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस दें जो आप शायद सोचते नहीं हो कि आ सकते हैं। होपफुली सब बढ़िया ही जाना चाहिए, आपकी जो तैयारी है उसी के हिसाब से आए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी बोर्ड में पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हो, इसलिए हम अपनी तरफ से थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करना चाहते कि आपको बोले अच्छा ठीक है सिर्फ ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस कर लो। बोर्ड सेट जो भी पेपर आपका सेट होगा वो बहुत इजी भी कर सकते हैं इसको सेट, बहुत टफ बहुत तो नहीं होता है खैर टफ, सिर्फ 100 का और 99 के बीच का जो डिफरेंस है बच्चे का, उनके लिए भी तो कुछ तैयार किया जाता है ना। श्रीवत्स पीडीएफ कुछ खास नहीं है, अगर यही वाली आपको चाहिए तो ये मैं इनको बोल दूंगी ब्राइट ट्यूटी टीम को कि वो इसको अपलोड कर दें, अदरवाइज आप इसको सुन सकते हो, ठीक है। श्रुति, हम 1 मार्कर टेस्ट बेटा अपने हर सेक्शन में लेते रहेंगे, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती रहूंगी पिछले चैप्टर का भी कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन डालती रहूंगी इसके अंदर। तो जो बच्चे हमारे साथ न्यू हैं इस समय, उनको मैं यहाँ पर बता दूं कि हम लोगों का कल इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 वो सब कल खत्म कर लेंगे। डे आफ्टर टुमारो हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग तब रहेगा, फिर होली वाले दिन थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है, देन नेशनल इनकम है, और फिर हमारा रिमेनिंग चैप्टर है विद टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आप इस पैटर्न से भी अगर चलते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक के तौर पे अपना फीडबैक रजिस्टर कर सकते हैं कि कैसा रहा आपके लिए, ये यूजफुल रहा या नहीं, बिकॉज वी ऑल्सो गेट एनकरेज टू डू समथिंग गुड फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।